Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. This is Madiha Niaz, Assistant Professor Biology from Government Degree College for Women, Satellite Town, Bahawalpur. FSC सेकेंड ईयर बायोलॉजी के ऑनलाइन क्लासेस के सिलसिले में ये हमारा आज का तीसरा लेक्चर है। इससे पहले मैं आपको होम्योस्टैसिस के इंट्रोडक्शन, होम्योस्टैसिस की बेसिक कुछ स्ट्रेटजीज़, उसके अलावा ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स के बारे में पहले भी 2 लेक्चर्स दे चुकी हूँ जो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर मौजूद हैं। इन लेक्चर्स को देखने के बाद और सुनने के बाद अगर आपके दिमाग में कोई सवाल आए, कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप उसको नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। उसकी मज़ीद क्लैरिफिकेशन भी हो सकती है। इस सिलसिले में आप जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है कॉलेज स्टूडेंट्स का, आप उसमें भी अपने क्वेश्चंस जो हैं वो कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली जो है मैं उसके लिए जवाब दूँगी। इस वीडियो को देखने के साथ साथ आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि मुझे अंदाज़ा हो सके कि कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो इस ऑनलाइन लेक्चर सीरीज़ से फ़ायदा उठा रहे हैं। सो कमिंग टूवर्ड्स द पॉइंट, आज का हमारा लेक्चर है होम्योस्टैसिस के मैकेनिज़्म ऑस्मो रेगुलेशन के बारे में। इससे पिछले लेक्चर में हम ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स पढ़ चुके हैं। व्हाट इज़ ऑस्मो रेगुलेशन? Osmoregulation is the maintenance of internal osmotic balance between the organism and the environment. हमने पढ़ा था कि ऑस्मो रेगुलेशन के लिए प्लांट्स की कुछ स्ट्रेटजीज़ होती हैं जो वो अडॉप्ट करते हैं और उस बेसिस के ऊपर हम प्लांट्स को क्लासिफाई करते हैं इनटू हाइड्रोफाइट्स, हेलोफाइट्स, ज़ीरोफाइट्स एंड मीज़ोफाइट्स। इन द सेम वे आज का जो हमारा टॉपिक है वो ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स के बारे में है। और इस लेक्चर को सुनने के बाद कुछ पॉइंट्स जो आपके माइंड में क्लियर होंगे, दैट वुड बी कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ऑस्मो रेगुलेटरी स्ट्रेटजीज़ इन एनिमल्स, जिसकी बेसिस पे हम एनिमल्स को कैटेगराइज करते हैं इनटू ऑस्मो रेगुलेटर्स, ऑस्मो कन्फॉर्मर्स, एंड उसके अलावा हम इनकी स्ट्रेटजीज़ देखेंगे कि ऑस्मो रेगुलेटर्स हों या कन्फॉर्मर्स हों, वो डिफरेंट इन्वायरमेंट के हिसाब से कैसे अपने अंदर बिहेवियरल और मॉर्फोलॉजिकल या मेटाबॉलिक अडेप्टेशंस जो हैं वो डेवलप करते हैं। सो स्टार्टिंग द लेक्चर, व्हाट इज़ ऑस्मो रेगुलेशन? आपको रिकॉल कराने के लिए, इट इज़ द प्रोसेस दैट रेगुलेट्स द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ फ्लूइड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इन द organism. In animals, it is done through osmoreceptors, जैसे कि हमने ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स के बारे में भी पढ़ा था, बट मोस्टली इन एनिमल्स हम ऑस्मोरेसेप्टर्स की टर्म यूज़ करते हैं जो कि डिटेक्ट करते हैं चेंजेस को इन ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोरेसेप्टर्स कहाँ लोकेट होते हैं? दे आर प्रेजेंट इन द हाइपोथैलेमस ऑफ ब्रेन एंड किडनीज मोस्टली। नाउ कमिंग टूवर्ड्स टाइप्स हैं हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ द ऑस्मो रेगुलरिटी स्ट्रेटजीज़ इन एनिमल्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट एनवायरनमेंट। हमारे पास 2 बेसिक टाइप्स हैं एनिमल्स की जो ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं। वन इज़ द ऑस्मो कन्फॉर्मर्स एंड अदर आर ऑस्मो रेगुलेटर्स। ऑस्मो कन्फॉर्मर्स क्या होते हैं? अगर हम सिंपल अल्फाज में डेफिनेशन पे जाने से पहले अगर हम ये देखें तो ऑस्मो कन्फॉर्मर से मुराद वो तमाम जानदार हैं जो बैरूनी माहौल के हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं। मीन्स अगर बैरूनी माहौल में टेम्परेचर ज़्यादा है, कोई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, तो इन जानदारों के अंदर भी जो है इनका जो अंदरूनी टेम्परेचर है या जो इनके अंदर का सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन है वो भी इन्वायरमेंट के हिसाब से हो जाएगा। ये रेजिस्ट नहीं करते। दीज टाइप ऑफ एनिमल्स डू नॉट रेजिस्ट एनी चेंज इन देयर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और देयर इंटरनल एनवायरनमेंट, यानी अपने अंदरूनी माहौल में बैरूनी माहौल की वजह से होने वाली तब्दीली को ये रेजिस्ट नहीं करते, किसी किस्म की मुज़ाहिमत नहीं करते। जिस तरह का बैरूनी माहौल होता है उसी हिसाब से ये अपने आप को ढाल लेते हैं। Animals that do not actively control the osmotic conditions of their body fluids, they show ability to tolerate a wide variety of cellular osmotic environments. यानी
They adjust themselves according to the external environment and do not try to maintain their internal osmotic balance. यानी बाहर के एनवायरनमेंट में अगर सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो इनके अंदर भी सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है. ये उसको आइसोटोनिक करने की कोशिश करते हैं. एग्जाम्पल, मरीन इन्वर्टिब्रेट्स जो हैं वो मोस्टली हमारे पास ऑस्मो कन्फॉर्मर्स होते हैं. वो किसी किस्म का जो है वो रेजिस्टेंस शो नहीं करते. आपको पता है कि मरीन वाटर और फ्रेश वाटर में क्या फ़र्क है? व्हाट इज़ द डिफरेंस? मरीन वाटर के अंदर सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है और इसी हिसाब से फिर मरीन वाटर इन्वायरमेंट यानी कि सीज़ या ओशंस के अंदर जो रहने वाले जानदार होते हैं वो हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन को बर्दाश्त करने की सलाहियत रखते हैं. जबकि फ़्रेश वाटर इन्वायरमेंट से मुराद हमारी दरियाएँ, झीलें, नहरें, तालाब, ये सब फ्रेश वाटर बॉडीज़ कहलाती हैं और इनके अंदर पाए जाने वाले हर तरह के जानदार जो हैं वो फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज़म्स कहलाते हैं. और फ्रेश वाटर के अंदर, जिसको हम साफ़ पानी भी कहते हैं, ताज़ा पानी भी कहते हैं, उसके अंदर सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन यानी नमकियात की मिकदार मरीन वाटर के मुकाबले में बहुत कम होती है. और मरीन वाटर के इस डिफरेंस के हवाले से अगर हम देखें तो मरीन वाटर के अंदर रहने वाले जानदार फ्रेश वाटर के अंदर ज़िंदा नहीं रह सकते और फ्रेश वाटर के अंदर रहने वाले जानदार जो हैं वो मरीन वाटर इन्वायरमेंट में जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकते. तो यहाँ उन्होंने हमारे पास मेंशन किया हुआ है ऑस्मो कन्फॉर्मर्स में जो हैं वो मोस्टली मरीन इन्वर्टिब्रेट्स हैं. व्हाट आर इन्वर्टिब्रेट्स? इन्वर्टिब्रेट्स वो होते हैं जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं होती है. चैप्टर नंबर 9 फर्स्ट ईयर में हमने इन्वर्टिब्रेट्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने इनके 9 फाइलम्स पढ़े थे, जिसमें फाइलम आर्थ्रोपोडा था, काइनोडर्मेटा था, हमारे पास मोलिस्क्स थे, हमारे पास राउंडवर्म, प्लैटीहेल्मिन्थेस, स्पॉन्जेस, ये सारे इन्वर्टिब्रेट्स हैं जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं होती. जैसे कि एग्जांपल्स में जेलीफिश, लॉबस्टर, स्टारफिश, ये एग्जांपल्स मरीन इन्वायरमेंट के इन्वर्टिब्रेट्स के लिए हैं. हैग फिश इज़ द ओनली वर्टिब्रेट जिसके पास रीढ़ की हड्डी होती है विच इज़ ऑस्मो कन्फॉर्मर्स. अदरवाइज सारे के सारे इनवर्टिब्रेट जो होते हैं वो ऑस्मो कन्फॉर्मर्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक हमारे पास एक वर्टिब्रेट है जो कि ऑस्मो कन्फॉर्मर है. नाउ व्हाट आर द ऑस्मो रेगुलेटर्स? ऑस्मो कन्फॉर्मर्स को आपने पढ़ा कि ऑस्मो कन्फॉर्मर्स वो हैं जो अपने अंदरूनी माहौल को बैरूनी माहौल के हिसाब से ढाल लेते हैं. बैरूनी माहौल में सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो अंदरूनी माहौल में भी उनकी सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है. वो किसी किस्म की रेजिस्टेंस शो नहीं करते. जबकि ऑस्मो रेगुलेटर्स अपने अंदरूनी माहौल को बैलेंस करने की हर वक्त कोशिश करते रहते हैं. बाहर टेम्परेचर ज़्यादा है तो ये अपने बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा नहीं लेते, ये अपनी बॉडी को नॉर्मल टेम्परेचर पर, जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है उस पर रखने की कोशिश करते रहते हैं. जैसे आपकी बॉडी का आइडियल टेम्परेचर 37 सेंटीग्रेड है या 98.6 फ़ारेनहाइट है, तो जो आपके बाहर का टेम्परेचर जैसे आजकल का मौसम है तो 46 सेंटीग्रेड तक जा रहा है, तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर 46 सेंटीग्रेड नहीं होता. आपकी बॉडी मुसलसल होमोस्टैटिक स्ट्रेटजीज़ इस्तेमाल करती है और आपके बॉडी के टेम्परेचर को 37 सेंटीग्रेड पर मेंटेन करने के लिए कोशिश करती है. जिसकी एक सिंपल एग्जांपल, आपको पसीना आना है, स्वेटिंग, आपको पसीना आता है जिसकी वजह से आप को कूलिंग यानी ठंडक महसूस होती है और इस स्ट्रेटजी के ज़रिए आपका जो जिस्म है, जिस्म का जो अंदरूनी निज़ाम है वो आपके टेम्परेचर को डाउन करने की कोशिश करता है. यानी इसका मतलब ये हुआ कि आप भी एक तरह के ऑस्मो रेगुलेटर हैं जो अपने अंदरूनी जो सिस्टम है उसके ऊपर असर नहीं पड़ने देते बैरूनी सिस्टम का, बैरूनी इन्वायरमेंट का. So osmoregulators are those animals which can maintain their internal osmolarity, differs from the surrounding medium in which they inhabit. It means they resist internal change according to external environment and try to maintain their inner osmotic balance. Examples, all chordates except hagfish. Then ये एक छोटा सा comparison दिया हुआ है क्योंकि आपके जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं उसमें कंपैरिजन आ सकता है ऑस्मो रेगुलेटर्स और ऑस्मो कन्फॉर्मर्स के हवाले से. तो इसको एक दफ़ा हम रीड कर लें दोबारा से. द एनिमल्स दैट मेंटेन अ कांस्टेंट इंटरनल ऑस्मोटिक एनवायरनमेंट इन स्पाइट ऑफ चेंजेस इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है उनको हम ऑस्मो रेगुलेटर कहते हैं. और दोज हुज बॉडी फ्लूइड्स आर इन ऑस्मोटिक बैलेंस विद इट्स एनवायरनमेंट, यानी जो बाहर का एनवायरनमेंट का ऑस्मोटिक बैलेंस है वहाँ पे जो सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन है वो उनके अंदर भी वही हो जाता है, उनको हम ऑस्मो कन्फॉर्मर्स कहते हैं. एग्जाम्पल्स में उन्होंने कहा है कि जी मरीन और फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, जबकि ऑस्मो कन्फॉर्मर्स टिपिकली सब के सब मरीन होते हैं.
अच्छा, उसके अलावा रेगुलेट देयर इंटरनल ऑस्मोलैरिटी कांस्टेंट इंडिपेंडेंटली फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, यानी इनको पता है कि उनके अंदर का पीएच लेवल क्या है, सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन क्या है, बाहर जितना मर्जी सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन हो जाए ये उसकी वजह से अपने इनर सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन लेवल को डिस्टर्ब नहीं करते। जबकि जो ऑस्मो कन्फॉर्मर्स हैं वो मेंटेन करते हैं, आइसोटोनिक करने की कोशिश करते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के हवाले से। अच्छा, इसके बाद ऑस्मो रेगुलेटर्स अंडरगो ऑस्मो रेगुलेशन कंट्रोलिंग इंटरनल ऑस्मोटिक एनवायरनमेंट, ये तो हमें पता है, ये वही चीज़ बार बार हमने रिपीट कर ली। अच्छा, उसके बाद वी हैव कि जी ऑस्मो रेगुलेटर्स का एक नया लफ्ज़ है आपके लिए, स्टेनोहोलाइन है। स्टेनोहोलाइन ऑर्गेनिजम्स को कौन होते हैं, जो एक नैरो रेंज के अंदर अपनी जो मेंटेनेंस है वो करते हैं। नैरो रेंज का मतलब ये होता है कि सपोज़ अगर हमारा बॉडी का आइडियल टेम्परेचर 37 सेंटीग्रेड है तो ये 36 से लेकर 38 सेंटीग्रेड तक तो वेरी कर सकता है, लेकिन अगर इससे ऊपर जाएगा या इस टेम्परेचर से नीचे जाएगा तो हमारे पास जो है वो हमारे बॉडी के जो एंजाइम्स हैं उनकी फंक्शनिंग इफेक्ट होना शुरू हो जाएगी, वो डीनेचर हो जाएंगे और ओवरऑल बॉडी का जो फंक्शन है वो इफेक्ट हो जाएगा। सो इट मीन्स कि जो हमारे स्टेनोहेलाइन ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक नैरो रेंज में काम करते हैं, यानी एक लिमिटेड रेंज होती है उनकी, जबकि जो कॉन्फॉर्मर्स नज़र आ रहे हैं आपको वो यूरोहेलाइन ऑर्गेनिजम्स हैं। यूरोहेलाइन का मतलब है जो एक वाइड रेंज ऑफ लिमिट्स के बीच में काम करते हैं। वाइड रेंज का मतलब है कि कोई ख़ास लिमिट नहीं होती है उनकी, कि कोई ख़ास पीएच नहीं है, कोई ख़ास सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन लेवल नहीं है, वो एक वाइड वैरायटी होती है जिसके ऊपर वो डिपेंड करते हैं। अच्छा, और साथ ही उन्होंने मेंशन कर दिया ऑस्मो रेगुलेटर्स जो है वो कैन सर्वाइव इन नैरो रेंज ऑफ सॉलिनिटीज़ में रह सकते हैं, यानी एक लिमिटेड परसेंटेज है जिसके बीच में जो है वो ये सर्वाइव करेंगे, जबकि जो हमारे ऑस्मो कन्फॉर्मर्स हैं उनके पास वाइड रेंज है, अनलिमिटेड कंडीशंस हैं। नाउ कमिंग टूवर्ड्स, यहाँ पे मैंने दो डायग्रामेटिकली आपको फ्रेश वाटर और सी वाटर के हवाले से दो फिशेस का कंपैरिजन दिया हुआ है, उसको हम देखेंगे। ओके, इस कंपैरिजन को अगर हम देखें तो आपको नज़र आएगा जैसे उन्होंने लिखा हुआ है कि जी ऑस्मो रेगुलेशन इन सॉल्ट वाटर फिश है, इसका मतलब है कि हम यहाँ ऑस्मो कन्फॉर्मर की बात कर रहे हैं। ऑस्मो रेगुलेशन इन फ्रेश वाटर फिश है तो इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट ऑस्मो रेगुलेटर्स। तो आप इसमें देख रहे हो दोनों फिशेस के अंदर पहली चीज़ जहन में रखेंगे कि फ्रेश वाटर की जो फ़िश है वो पानी को पीती नहीं है, वो ड्रिंक नहीं करती है पानी को, उसके अंदर पानी जो है वो उसके फूड के थ्रू जाता है या उसके गिल्स के ज़रिए अंदर चला जाता है या उसकी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, वो इनटेक नहीं करती है। जबकि जो मरीन एनवायरनमेंट की फ़िश होती है वो जो है वो वाटर इनटेक करती है। तो यहाँ उन्होंने आपको मेंशन किया हुआ है, सबसे पहले हम ऑस्मो रेगुलेशन सॉल्ट वाटर फिश को देखें तो उसमें ने आपको मेंशन किया हुआ है जी फर्स्ट पॉइंट, गेन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट आइन फ्रॉम फूड एंड बाय ड्रिंकिंग सी वाटर, यानी ये सी वाटर ड्रिंक करती हैं, इनमें पानी और सॉल्ट जो है वो पीने के थ्रू आता है। फिर आपको इसमें गिल्स नज़र आ रहे हैं कि जी ऑस्मोटिक वाटर लॉस थ्रू गिल्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी सर्फेसिस, यानी जो इनमें एक्सट्रीम वाटर क्वांटिटी होती है वो जो है वो गिल्स के ज़रिए से एक्सक्रीट आउट हो जाती है। इसके अलावा सॉल्ट्स भी गिल्स के ज़रिए जो हैं वो बॉडी से बाहर जाते हैं। एंड लास्टली एक्सक्रीशन ऑफ सॉल्ट आइन एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर इन स्कैंटी यूरिन फ्रॉम द किडनीज़, यानी इनके अंदर जो सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन है, क्योंकि अपने सॉल्ट को जो सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन है उसको अपने इन्वायरमेंट के साथ आइसोटोनिक करने की कोशिश करते हैं, तो लिहाजा इनके अंदर जो इनटेक है वाटर का और सॉल्ट का वो साइड बाय साइड है कि जितना आ रहा है उतना उसको वो मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, मैनेज नहीं कर रहे हैं बल्कि सॉरी टू से मैनेज नहीं कर रहे हैं, जितना इनटेक है उतना एक्सटेक है। तो उसी वजह से जो बाहर सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन अगर ज़्यादा है तो इनकी बॉडी के अंदर सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन भी ज़्यादा हो जाएगी। सेम ऑस्मो रेगुलेशन इन द फ्रेश वाटर फिश में अगर आप देखें तो उसमें जो है वो ऑस्मोटिक वाटर जो है वो गिल्स के थ्रू आ रहा है और सॉल्ट्स भी इसी के थ्रू आएंगे, और जो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर आएगा उसमें बहुत डाइल्यूट यूरिन होगा, यानी ये सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन जो है सॉल्ट को अपने अंदर रिटेन करेंगे क्योंकि इनके अंदर सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन ना होने के बराबर होती है। नेक्स्ट, डिफरेंट एनवायरनमेंट्स के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन के लिए क्या स्ट्रेटजीज इस्तेमाल की जाती हैं। हमारे पास मरीन इन्वायरमेंट, फ्रेश इन्वायरमेंट और टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट के रेफरेंस में हम देखेंगे। सबसे पहले मरीन वाटर इन्वायरमेंट में उन्होंने हमारे पास कुछ मेंशन किए हुए हैं कि अमंग इन्वर्टिब्रेट्स ओनली हैग फिश आर आइसोटोनिक विद देयर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होती है। उसके अलावा कार्टिलेजिनस फिशेज़ हैं, यानी जिनके अंदर सॉफ्ट कांटेदार जो फिशेज़ होती हैं उनका लोअर इंटरनल सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन जो है वो मेंटेन करती हैं सी वाटर के रेफरेंस में। जितना सी वाटर का सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन होता है उतना ही उनका सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन होता है, और ये करती हैं वो किडनीज़ की मदद से और गिल्स के ज़रिए से। इसके अलावा उनके पास रेक्टल ग्लैंड्स होते हैं जो कि सॉल्ट को एक्सक्रीट आउट करते हैं। उसके अलावा हमारे पास शार्क्स हैं जो कि मरीन वाटर में एक बड़ी फेमस टाइप है हमारे पास फिशेस की, जो कि यूरिया को रिटेन करती हैं उनकी बॉडी के अंदर, यानी
यूरिया के अंदर सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन होती है और यूरिया को रोकना जो है वो हार्मफुल हो सकता है। लिहाजा उन्होंने एक और स्ट्रेटजी इस्तेमाल की है कि उन्होंने अपने अंदर एक और केमिकल स्टे करता है, उनके प्रोड्यूस होता है जो है ट्राईमेथाइल अमाइन ऑक्साइड, जो कि यूरिया के हार्मफुल इफेक्ट्स को हिंडर करता है, काउंटर एक्ट करता है। उसके अलावा कुछ बोनी फिशेज़ हैं जो कि कॉन्स्टेंटली वाटर लॉस करती हैं बाय ड्रिंकिंग अ लॉट ऑफ वाटर, एंड वो कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन जो है वो एक्सक्रीट करती हैं, जिसकी वजह से मैक्सिमम सॉल्ट जो है वो एक्सक्रीट होता है और मिनिमम वाटर लॉस होता है। नाउ कमिंग टूवर्ड्स फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट, जिसमें हमने मेंशन किया हुआ है कि जी दे डू नॉट ड्रिंक वाटर, वो फीडिंग के ज़रिए लेती हैं या उनकी बॉडी से एब्जॉर्ब होता है या गिल्स के थ्रू आता है। गिल्स यानी गलफड़े, उनकी आइज़ के पीछे जो है वो 4 to 5 स्लिट्स होते हैं हमारे पास गिल्स के, जो कि ओपरकुलम जो छिलका सा होता है उसके पीछे छुपे हुए होते हैं। अच्छा जी, इसमें हमारे पास फ्रेश वाटर प्रोटोजोन्स लाइक एमेबाज और पैरामीशियम्स हैं जो कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल को यूज़ करते हैं कि जब पानी भर जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट होता है और उसमें से पानी एक्सक्रीट आउट हो जाता है। इसके अलावा फ़िशेज़ हैं जो कि स्ट्रेटजी इस्तेमाल करती हैं लार्ज वॉल्यूम ऑफ वेरी डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करने की, क्योंकि उनको सॉल्ट लॉस इशू होता है, लिहाजा वो सॉल्ट कंटेनिंग फूड इंटेक करती हैं और एक्टिव अपटेक ऑफ सॉल्ट्स करती हैं। ये एक छोटा सा वही कंपैरिजन जैसे पहले भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, ये वो कंपैरिजन दोबारा से मैंने आपके सामने शो किया हुआ है। गेन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट फ्रॉम द फूड एंड बाय ड्रिंकिंग द सी वाटर है सॉल्ट वाटर के अंदर, और जो फ्रेश वाटर है उसमें जो है वो फूड के थ्रू उनका वाटर आता है, अदरवाइज़ वो ड्रिंक नहीं करते हैं। इसमें पानी जो है वो उनके गिल्स के ज़रिए भी एब्जॉर्ब होता है, सॉल्ट्स भी गिल्स के ज़रिए एब्जॉर्ब होते हैं, जबकि आप देख सकते हैं कि जो सॉल्ट फ़िश है, जो मरीन एनवायरनमेंट की फ़िश है, उसमें वाटर और सॉल्ट दोनों गिल्स के ज़रिए एक्सक्रीट आउट हो रहे होते हैं, बाहर जा रहे होते हैं, जबकि जो फ्रेश वाटर होती है उसमें पानी और सॉल्ट दोनों अंदर आ रहे होते हैं इसके अंदर मैनेज करने के लिए, ऑस्मोटिक बैलेंस के लिए। उसके अलावा टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट, यानी टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट से मुराद ज़मीन, हमारी जो ज़मीन के ऊपर रहने वाले जानदार हैं, जिसमें कई तरह की वैरायटी है, इंसेक्ट्स भी हैं हमारे पास, टेट्रापोड्स भी हैं हमारे पास, फ्लाइंग ऑर्गेनिजम्स भी हैं हमारे पास। तो यहाँ उन्होंने कुछ मेंशन किया हुआ है कि सबसे पहले जो स्ट्रेटजी है, सबसे पहले बल्कि जो थ्रेट है वो डिहाइड्रेशन है, यानी पानी की कमी का हो जाना, क्योंकि यहाँ पानी नहीं होता, इतनी वाटर अवेलेबिलिटी नहीं है। सो लिहाजा पानी की कमी को मैनेज करने के लिए वो कैसे ऑस्मो रेगुलेट करते हैं, उनका एक मेजर ऑस्मो रेगुलेटरी जो फ्लूइड है वो वाटर है। तो उनमें सबसे पहली चीज़ उनके बॉडी कवरिंग होती है वैक्सीक्यू एक्सोस्केलेटन की शक्ल में, जैसे इंसेक्ट्स आपने देखे हैं, आप कॉकरोच को देख लीजिए, आप बटरफ्लाइज को देख लीजिए, आप और जितने भी इंसेक्ट्स हैं यानी रेंगने वाले कीड़े हैं आप उनको देखेंगे, उनके ऊपर एक शाइनी सी वैक्सीक्यूटिकल होती है, जिसकी वजह से जो एक्स्ट्रा वाटर का जो उनका एवेपोरेशन है वो हिंडर्ड होता है, रोका जा सकता है। उसके अलावा मल्टी लेयर डेड केराटिनाइड स्किन होती है। अच्छा, उसके अलावा उन्होंने कहा कि जी उसको वो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में कुछ अडॉप्ट के ऑर्गेनिज्म जो हैं वो कुछ अडॉप्टेशंस लेते हैं कि वो बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं और ऐसा फूड खाते हैं जिसके अंदर पानी होता है। सम शो बिहेवियरल एंड मेटाबॉलिक अडेप्टेशंस, जैसे कि डेजर्ट मैमल्स में कैंगरू रैट की एग्जांपल दी हुई है कि वो बिल्कुल पानी नहीं पीते, बल्कि उसकी बजाय वो ऐसे सीड्स खाते हैं, ऐसे बीज खाते हैं जो जिनमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होता है, और फिर वो कार्बोहाइड्रेट टूटता है तो उसके नतीजे में मेटाबॉलिज्म के ज़रिए वाटर प्रोड्यूस होता है। उसके अलावा कुछ जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करते हैं, और वो जो कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन है वो कॉन्सेंट्रेटेड इसीलिए होता है कि उसमें सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है, पानी की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है, क्योंकि किडनीज जो है वो रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं और फिल्टर बैक कर लेते हैं वाटर को, ताकि वो एक्सक्रीशन के प्रोसेस के ज़रिए जो है वो बॉडी से बाहर ना चला जाए और बॉडी डिहाइड्रेट ना हो जाए। सो ये हमारे पास कुछ ऑस्मो रेगुलेटरी स्ट्रेटजीज़ हैं जो मरीन एनवायरनमेंट, फ्रेश एनवायरनमेंट और टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के जानदार जो हैं वो इख्तियार करते हैं। इसमें से इस पूरे लेक्चर में, आज के लेक्चर में जो चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपको जानना द कंपैरिजन बिटवीन ऑस्मो रेगुलेटर्स एंड ऑस्मो कन्फॉर्मर्स, क्योंकि ये शॉर्ट नोट के तौर पे भी आ जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आ जाता है। और इस टॉपिक में जो आज हमने टॉपिक्स पढ़े उसमें अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप उसको कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं और आप उसको व्हाट्सएप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। एंड अगेन do subscribe my channel by clicking upon bell icon in the corner of the channel's front screen। आप जैसे ही बायोलॉजी डिपार्टमेंट का यूट्यूब चैनल ऑन करते हैं मेरा, उसके बिल्कुल कॉर्नर पे रेड कलर का एक सब्सक्राइब का वर्ड लिखा हुआ नज़र आता है आपको, जिसके साथ एक छोटी सी बेल बनी हुई है। आप उसको क्लिक करेंगे तो आप उसको सब्सक्राइब करेंगे, और फिर जब कभी भी आप यूट्यूब ओपन करेंगे तो वो, चूँकि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया होगा, तो आपको जो बायोलॉजी का जो लेक्चर है आपको फ़ौरन पता लग जाएगा कि आपका बायोलॉजी का नेक्स्ट लेक्चर जो है वो अपडेट हो गया है। सो एंड इसके ज़रिए मुझे ये भी पता लग जाएगा कि आप में से कितने बच्चे जो हैं वो इससे बेनिफिट उठा रहे हैं, और किस हद तक मेरे जो एफ़र्ट्स हैं वो फ्रूटफुल साबित हो रही हैं। थैंक यू वेरी मच।